बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में बहुत से मसाइल हैं, बहुत से ऐसी इश्यूज हैं जिन पर बात हो रही है। 27वीं तरमीम हुकूमत ने कर ली, 28वीं के लिए तैयार है। एक डिबेट जो कि जनरेट हुई है पाकिस्तान के अंदर से, और कुछ वकला ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया आज महकूम हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है, सहाफत के अंदर सहाफ़ी एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरबां है। यहाँ बात ओपिनियंस की नहीं बल्कि फैक्ट्स की है। अगर कोई खबर भी आ जाती है और किसी दूसरे को पसंद नहीं आती तो वो उस पर भी अपनी जो फ्रेटर्निटी के अंदर लोग हैं उनको गाली गलौज शुरू कर देते हैं। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से सियासी जमातों के बैक्ड लोग हरासमेंट शुरू कर देते हैं जर्नलिस्ट की, वो भी एक बड़ा ही काबिल एतराज़ रवैया है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है, डिबेट ये हो रही है कि ये अपने तई बहुत कुछ अज्यूम कर रही है, बहुत पावर अज्यूम कर रही है, लेकिन एक्चुअली असल में क्या सिविलियन स्पेस खत्म हो रही है, क्या ऐसा कुछ रुझान बढ़ता जा रहा है? ये तमाम मामलात है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब रऊफ क्लासा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। क्लासा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जो न्यूज़ पर अपना बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका भी। अभी हमारे सामने मामलात, आप दोनों शख्सियात, जारी बात है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। अब अदलिया का मामला है, एक डिबेट शुरू हो गई है कि अदलिया बिल्कुल महकूम हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बढ़ती हुई पोलराइजेशन है, डिवीज़न है, ज़ाती हमले हैं। एक वो ऐसी अनफॉर्चुनेट एपिसोड्स भी हैं जिनमें हरासमेंट भी होती है, तो उस पर भी बात करना चाहूँगा। एक डिबेट ये भी शुरू हो गई है जो आज हमारे मोहतरम जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखी है कि जो पाकिस्तान में सियासी जमातों या सियासी हुकूमतों की सुखड़ती हुई जो स्पेस है उसके हवाले से भी बात करते हैं। और इशू ये भी है कि इमरान खान साहब का जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें उनके लिए रास्ते बजाय खुलने के शायद जो ऑप्शंस हैं वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके नतीजे में हम एक तज्जिया कर सकते हैं। क्लासा साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, हमारे सामने एक मिसाल है। अब ये शुरू हुआ, 3 के करीब जज साहिबान एक लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब इनके बारे में जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, या चलें अगर PMLN का मौक़िफ़ है, मैं चाहूँगा ज़रा मैं वो आपके सामने रख दूँ। अब ऑब्वियसली मरीम नवाज शरीफ साहबा रिप्रेजेंट्स PMLN और उनकी बात मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात है, वो क्या फरमा रही है ज़रा सुन लीजिए। क्लासर साहब, ये जब हम ये डिबेट शुरू करते हैं, ये बात शुरू करते हैं कि ये पहले कुछ नहीं हुआ, आज ये कौन सा ज़मीर कोई कानून या आइन के हुक्मरानी के लिए जागे हैं, क्या आपको लगता है जो अब 26वीं तरमीम हुई, अनफिनिश्ड एजेंडा था, 27वीं हो गई, कुछ वकला कहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल दुरुस्त हुआ। मैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जी कि देखें जो सियासी जजेस थे अब वो अपने तौर पर उन्होंने एक महाज बनाया हुआ था, तो ये तो एक आईनी कानूनी अमल है, पार्लियामेंट ने किया है, तो उस पर किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए। आपके नज़दीक हमारी अदलिया के अंदर, ये मैं बहुत एहतियात से कह रहा हूँ, ये परसेप्शन बन गया है कि बड़ी महकूम किस्म की, बड़ी प्लाइंट जुडिशरी हो रही है विद एवरी पासिंग डे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव की इनग्रेस बहुत बढ़ गई है। क्या ये तासुर दुरुस्त है या हम ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं वहां से शुरू करूंगा जो आपने मरियम नवाज साहबा का वो क्लिप चलाया है, इस पर बाद में आते हैं जुडिशरी पे। लोगों को इतना क्या कहना चाहिए, खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, और इतनी शार्ट उनकी मेमोरी भी नहीं होनी चाहिए, कुछ ज्यादा लंबी बात भी नहीं है। मान लिया कि वो उनके फैसले उनके खिलाफ आए थे, लेकिन बहुत सारी बातों में उनके खिलाफ एविडेंसेस भी थे, मौजूद भी थे। डिपेंडिंग अपॉन इस सिचुएशन पे वो ठीक है, वो ना माने, उनका राइट है। और बाद में अदालतों से सजाएं भी हुई, जिन अदालतों से इनके मुखालफिन को सजाएं होती थी वो ठीक होते थे फैसले, जहां से इनको सजाएं होती थी वो गलत समझते थे। एक चीज। दूसरी, जब मरियम साहबा ये कहती हैं जी इनके जमीर अब जागे हैं, तो वो भूल जाती हैं, जहां से मैं मेमोरी लैब्स की बात कर रहा हूँ, सिलेक्टिव मेमोरी लैब्स है, बाकी नहीं उनको याद। ये जस्टिस अतर मनीला, अगर आपको याद हो, आप तो खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, आप खुद प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर हैं, आपको याद आ जाएगा जब ये जेल में थे, मरियम साहबा जेल में थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, कैप्टन सफदर थे, इनके केसेस नैब में भी लगे हुए थे, ट्रायल हो रहे थे, और इन्होंने अपील की थी यहाँ पे जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये जस्टिस अतर मनीला साहब चीफ जस्टिस थे, इनके सामने केस लगा सर इनकी जमानत का। उन्होंने 40-41 पेजेस का जमानत का एक नोट लिखा और इन तीनों को जमानत दे दी थी उन्होंने, तीनों को, और ट्रायल चल रहा था। इस पे नैब ने जाके उन्होंने ये चैलेंज की थी वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसपे उस वक्त साकिब निसार और इनका ये सईद खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा साहब का बेंच था। इन्होंने जनाब उस पर बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए और इन अतर मनीला साहब की खासी इन्होंने खिंचाई की
इन्होंने कहा जनाब कि ये मुझे बताएं दुनिया में कहाँ पे होता है किसी को बेल देते हुए आप 40 सफ़े का एक नोट लिख दें, मतलब आपने तो फैसला कर दिया पहले से, या आपने तो पहले से बैठ के वो कर दिया, तय कर दिया, तो ट्रायल कोर्ट क्या करेगा? अब जमानत दे भी रहे थे तो अब वाले न दें कि फला हार्डशिप्स की वजह से कंपैशनेट ग्राउंड है, बीमारी है, वट एवर जो भी है, आपने तो 40-41 पेज लिख दिया। आज भी पढ़ा होगा आपने, जी जी यकीनन जी। पढ़ा होगा, इन्होंने भी पढ़ा होगा, हमारे दोस्त ने, इन शहजाद ने, उस पे उनकी खिंचाई की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकी जमानत कैंसिल नहीं की थी। ये कह गए कि नवाज शरीफ साहब जो है ऑलरेडी जेल में है किसी और मुकदमे में, लिहाजा हम इनकी बेल कैंसिल कर भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मरियम साहबा का उन्होंने लिखा था कि जनाब के बीइंग ए वोमेन हम कंपैशनेट ग्राउंड पे जाएंगे, इनकी हम बेल कैंसिल नहीं करते। तो कैप्टन साहब का कहा था कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, 1-2 साल की बात है। उन दोनों ने इनकी बेल कंफर्म की थी, बट विद वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन। तो ठीक। जस्टिस अख्तर मनीला साहब ने तो इनको जमानतें दी हुई हैं, 40 पेजेस लिख के दिए हुए हैं। अगर ये कहते हैं कि इनके जमीर नहीं जागे तो उनका जमीर तो उस वक्त ही जागा था, नंबर 1। और दूसरी बात होती है फैसले जमीर पे नहीं किए जाते, फैसले कानून की किताब पे एग्जैक्टली किए जाते। हर एक एग्जैक्टली। का अपना जमीर है। आप मतलब हम तीनों बैठे हैं, आपका अपना जमीर है, शहजाद का अपना है, मेरा अपना है, जरूरी हम तीनों का एक ही जमीर और यूनिवर्सल जमीर कोई चीज नहीं होती। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वगैरह वो चीजें यूनिवर्सल होती हैं, कोई कन्विक्शन होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आपको याद है जब ये नवाज शरीफ साहब का ये आया था कि बीमार हो गए और जी। इनको बाहर जाना है, तो 50 रुपए के स्टाम्प पे जो जमानत उन्होंने एक्सेप्ट की थी शहबाज शरीफ साहब की, जस्टिस अतर मंडिला साहब ने की थी, आपको भी याद होगा। उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पे इनको कहा था कि आप जमानत दे रहे हैं, हुकूमत ने कहा था 2-3 बिलियन रुपीज दें, इमरान खान साहब की हुकूमत कह रही थी। नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए का स्टाम्प दे के, और शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी कि 3 महीने बाद में अपने भाई को वापस ले आऊंगा, और अगले 3 साल वो वापस नहीं आए थे, और वो उनको अब्सकॉन्डर का दर्जा दे दिया था। सो वो पीएमएल नवाज ना, ये मतलब ये तस्वीर इसको नहीं देना चाहिए कि ये खुद गर्ज हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। जब इनको जो जज या कोई सहाफी, मतलब ये बात आपकी समझ आ गई कि ये तो ऑब्वियसली एक वो ये ना सर सब्जेक्टिव व्यू है, हम ये नहीं कह सकते, जमीर आपने दुरुस्त कहा, का अपना होता है। बट ये जो 27वीं तरमीम हुई है अभी, ये जरा अगर मुझे ब्रीफली आप बताएं, फिर मैं चाहूंगा जरा शहजाद साहब भी इस पर रिफ्लेक्ट करें। सर ये बताइएगा क्लासा साहब, ये हमारी अदलिया महकूम हो गई है या नहीं? पहले भी हालात ऐसे ही थे, प्री 26th अमेंडमेंट और या प्री 27th अमेंडमेंट? सर मैं, जो आपका सवाल है इसका 27th अमेंडमेंट का, मेरी इस पे अपनी सर्टेन रिजर्वेशन है। आप मुआशरे को इतना कंट्रोल कर लेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी, हुकूमत करेगी कि कहीं से भी आप कोई बात नहीं करने देंगे, डिसेंट नहीं होने देंगे, हर चीज अपनी मर्जी के उसमें हक में रखेंगे। तो फिर कजाफी साहब का मॉडल भी सामने है, फिर से हुस्न मुबारक का भी हमारे सामने है, फिर हसीना वाजिद को आज ही हमने देख लिया है, उनकी डेथ पेनल्टी वहां पे अनाउंस हुई है, फिर सदाम हुसैन, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। आप आयरन कल्टन बनाएंगे, सोसाइटी को घुटेंगे, इनको सिक्रीव करेंगे, इनको दबाएंगे, इनको प्रेस करेंगे कि कोई हमारे खिलाफ कहीं से फैसला ना आए, कोई प्रोग्राम ना आए, कोई बात ना हो। तो हजूर अब तक आपकी दुकान चलती रही है, पाकिस्तानी एक डायनेमिक एक सोसाइटी है, यहाँ पे आपको हर किस्म की क्राउड मिलता है और आप उनको स्टीम, उनका कथारसिस होने देते हैं। आप इस तरह की उसमें सोसाइटी में जहां पे रेगुलेटर नहीं, मतलब बिजनेसमैन भी खुद है, मिलें भी इनकी हैं, शुगर मिलें भी इनकी हैं, आईपीपीज भी इनके, बिजली घर, दाल दलिया, इनका दूध दही सब कुछ आप बेचते हैं। फिर उसके बाद आप रेगुलेटर को खुद भी लगाते हैं, डीजीज या जितने भी अफसरान भी खुद लगाते हैं, फिर क्राइसिस भी पैदा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फैसले भी खुद कर रहे हैं, और फिर चाहते हैं अदालत आप पे बात भी ना करे, कोई आपको मीडिया भी कुछ ना कहे तो जमहूरियत खतरे में पैदा है पड़ जाएगी। ये तो अपनी साइड पे। लास्टली हमारी अदलिया ने भी जिस तरीके का, और हम मीडिया ने 180 की स्पीड पे जा रहे थे ना सर, मतलब हमारा भी अपना बहुत सारा कसूर है कि हमने बहुत सारी चीजें जो दाएं बाएं करके, किसी ने कोई एथिक्स नहीं देखी, जर्नलिज्म नहीं देखा, किसी ने कोई यहाँ पे जर्नलिस्ट या आपकी जुडिशियल जो वैल्यूज थी, जुडिशियल फैसले थे, जिस तरह के फैसले अदलिया ने किए हैं पिछले कुछ अरसे में, वो कोई फैसले थे अपना ही कानून लिखने की कोशिश करेंगे। सो अदलिया का भी इसमें कसूर है, मीडिया वालों का है। लेकिन हुकूमतों का मसला ये नहीं होता कि आप सब आर्गन्स ऑफ सोसाइटी का दम घुट के उनके ऊपर डंडे से बैठ के कंट्रोल का जो समय वो नहीं होना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो गया। नुकसान होगा, बिल्कुल। अच्छा, आपको नुकसान होगा, सोसाइटी की आवाज दबाएंगे। शहजाद साहब, ये जो क्योंकि आई बिलीव आपने एक बड़ा डिटेल्ड इसके ऊपर आई बिलीव प्रोग्राम, ये सेगमेंट भी किया, जो फैसले ऑथर किए इन जज साहिबान ने, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने रिसेंटली किया है। मुझे ये बताइए कि ये इस्तीफे भी आ गए, लाहौर हाई कोर्ट से भी आ गया, और ये 27वीं तरमीम भी हो गई, क्या जो कंट्रोल का एक कैफियत आपको नजर आता है, आप सेंस भी करते हैं ऑब्वियसली, आप भी और क्लासा साहब भी इस्लामाबाद में बेस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक ग्रोइंग इंप्रेशन है कि जी अब तो बिल्कुल ही, अगर पहले था कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती रही अदलिया को माजी में, तो अब फार्मूला बदल गया है शायद, या हुकूमत ने इसको खुद अपना लिया है और हुकूमत ने बड़ा
कंट्रोल कर लिया, इसको जजशिप नहीं रहने दिया बल्कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान बना दिया है। जी मुनीब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैंने ये प्रोग्राम किया था। कुछ केसेस की मिसाल तो अभी क्लासरा साहब ने भी दी, जो बेल के केसेस थे जो अतर मिनुल्लाह साहब ने दिए। फिर मंसूर अली शाह साहब के तो मुतादिद ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको याद होगा खासतौर पे 2023 में जब 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन का मामला था, तो उस वक्त भी मंसूर अली शाह साहब बेंच से अलग हो गए थे, ये कह के कि उस वक्त बंदियाल साहब ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उस पर अमल नहीं किया, और अतर मिनुल्लाह साहब की उस पर जजमेंट आई थी। और उस वक्त के जो सारे जो PMLN के या PDM के लोग थे, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस वक्त की मरियम औरंगजेब साहबा, वो तो गुन गा रही थी इन जजेस की कि बड़े जबरदस्त जजेस हैं। और सिर्फ केसेस ही नहीं, मुनीब आपको पता है कि जब ये 2 साल तक बहस चलती रही कि लाइक माइंडेड बेंचेस बनते हैं और वो एक जैसे फैसले देते हैं जो कि PTI के हक में जा रहे होते हैं, नून लीग के खिलाफ जा रहे होते हैं, तो उस वक्त कौन से जजेस थे जो कि आवाज उठाते थे? यही मंसूर अली शाह साहब थे, अतर मिनुल्लाह साहब थे। जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया तो कौन जजेस थे जो उनके साथ खड़े हुए? तो तब तो आपको ये जजेस बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन आज आप समझते हैं कि क्योंकि ये अदलिया को कंट्रोल नहीं कर सकते तो लिहाजा इनको नहीं बनना चाहिए था चीफ जस्टिस। और आपने 27वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से बेड़ा गर्क कर दिया जुडिशरी का, क्योंकि जो एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर, वो तो कॉन्सेप्ट ही आप खत्म करते जा रहे हैं ना। अब आप मुकम्मल एक कंट्रोल चाहते हैं अदलिया पे, और इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि अभी आपने जो आईनी अदालत बनाई है उसमें आपने क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ जस्टिस को लगाएंगे उस अदालत के, और फिर आपने लगा दिया। लेकिन फिर चीफ जस्टिस जो है वो बाकी जजेस को लगाएंगे। क्यों नहीं आपने ये मामला JCP को भेज दिया? तो इसका जवाब आता है कि देखिए JCP में कुछ तादाद पूरी नहीं थी, लेकिन जब 26वीं तरमीम के बाद आपने आईनी बेंचेस में जजेस लगाने थे, उस वक्त भी जो JCP जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरा नहीं था, आपने 12 मेंबर से वो किया था। लेकिन यहां पे आपने एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी दे दी, आपने चीफ जस्टिस को अथॉरिटी दे दी कि आप तमाम जजेस को लगाएंगे। तो इसका मतलब आपका इरादा था कि आपने आईनी अदालत में एक कोर्ट पैकिंग करनी है और अपनी मर्जी के जजेस रखने हैं। इनफैक्ट मुनीब, मालिक साहब और कई ऐसे हमारे जो एनालिस्ट हैं या एंकर्स जर्नलिस्ट हैं, वो कितने महीनों पहले प्रिडिक्ट कर चुके थे कि ये होगा, और उन बेंचेस में यानी कि जो आईनी अदालत बनेगी उसके ये सरबराह होंगे, क्योंकि एक रिटायरमेंट होनी है 30 नवंबर को, उससे पहले वो वहां चले जाएंगे। मतलब आप ये सोचें कि जो पार्टीज तनकीद करती थी लाइक माइंडेड बेंचेस पे, अब यहां पे पहले से प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि जब आईनी अदालत बनेगी तो ये उसके सरबराह होंगे, ये जजेस उसमें होंगे। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो अदलिया को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। और मंसूर अली शाह के हवाले से मैंने अभी बड़ी डिटेल्ड एक स्टोरी भी सुनाई थी कि कहां से उनके ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए। वो इसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे थे कि अगर ये आ जाएंगे तो फिर इलेक्शन खत्म कर देंगे और हुकूमत चली जाएगी, तो ये खतरा था उनको। अब जो खतरा होगा उसके हवाले से आप एक तरमीम लेकर आए। आपको जजेस से खतरा है तो आप तरमीम लेकर आए, आपको मीडिया से खतरा है आप पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दें। यही रवैया हमने देखा है पिछले 1.5 साल से है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्लासरा साहब कि एक आपको वेंट करने की इजाजत है पाकिस्तान में, क्योंकि टूटी फूटी सही एक जमहूरियत रही है। जब आप मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या इवन प्राइवेट महफिलों में अपना एक जो भी अंदर दर्द होता है आपके, या जो भी आपका एक हक है स्पीच करने का, फ्री स्पीच करने का, जब आप वो करते हैं यू वेंट इट आउट। जिन ममालिक में इसकी इजाजत नहीं होती उसकी आज ही हमने मिसाल देखी है। आज ही हसीना वाजिद साहिबा के इलेक्शंस पे हम पहले बात करते रहे ना कि खालदा जिया को जेल में डाल दिया, अपोजिशन नहीं है, वन पार्टी सिस्टम है, मीडिया को आजादी नहीं है, लोगों को आजादी नहीं है। क्या नतीजा निकला उसका? फिर एक चिंगारी होती है और वो चिंगारी फिर आग पकड़ लेती है। मामला एक ऐसा था कि सरकारी मुलाजमतों का किसी को पता ही नहीं था कि क्या इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और उस वक्त भी हसीना वाजिद का माइंडसेट यही था कि 2-3 दिन की कहानी है, पुलिस को कहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स को कहेंगे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जाती हैं तो फिर वो निकल जाती है। तो इसीलिए अगर एक अदालती निजाम है उसमें बेहतरी की 100% गुंजाइश थी, लेकिन आपने क्या बेहतरी की है या आपने मजीद उस पर जो कंट्रोल है हुकूमत का बढ़ा दिया है? मतलब कोई बच्चा, मुनीब साहब आपका बच्चा स्कूल में ना पढ़ा, उसकी शिकायत है कि पढ़ नहीं रहा, इस पर तवज्जो दें, तो आप क्या उसकी किताबें ही फाड़ देंगे कि चलो किताबें ही फाड़ दो कि अब तो पढ़ाई होगी नहीं, स्कूल से निकाल दो, पढ़ाई तो होगी नहीं? नहीं, आप उसमें बेहतरी लाएंगे। तो बेहतरी तो मुझे कहीं से नहीं नजर आती इसमें। अच्छा, ये जो एक इसके अंदर एक इसके साथ एक और चीज़ है, ज़रा उसको उस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, फिर मैं चाहूँगा क्लासर साहब भी करें। शहजाद साहब, ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इस के कंट्रोल का जो तासुर दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जिस तरह हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखना है, ये इसके अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एलिमेंट मौजूद है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि हर शोबा, हर जगह इंसुलेट हो जाए कि इमरान खान साहब की तरफ से या उनके लिए रास्ते मजीद बंद हो जाए और कुछ रास्ता ना निकल सके, उनके लिए कुछ रिलीफ ना हो सके। क्या इसमें यह एलिमेंट नजर आता है या नहीं? ये जो जिस तरह निज़ाम हुकूमत चल रहा है, इसने अपने लिए खुद ही चीज़ें इन्वेंट भी की हैं,
फिर उनको एग्जीक्यूट भी करवाया है, और अब ये बस एक के बाद एक नेक्स्ट स्टेज होती जा रही है। अच्छा मुनीब, अलाउ मी कि मैं इस पे आप ही का जुमला चोरी करूंगा, क्योंकि आप ये अक्सर कहते रहे अपने वीलॉग्स में, अपने शोज में, मेरे शो पे भी आपने कहा है कि पूरा निजाम जो है ना बहुत ही वेल निटेड है, तो इसको कहीं से खतरा नहीं है। और आप भी मेरे ख्याल से यही राय रखते रहे कि छोटी मोटी चीजें होती रही, लेकिन इमरान खान के बाहर आने के आसार तो पिछले साल भी नहीं थे, न अब है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब एक कंक्लूजन पे आप ये पहुंचे हैं कि बड़ा वेल नेटेड है और अब तो ट्रंप से भी खतरा नहीं है, अब तो अदलिया से भी खतरा नहीं है, अब तो इन्होंने एहतजाज करके भी देख लिया और कोई खतरा इस निजाम को नहीं है, तो फिर आप अपने आप को मजीद सिक्योर क्यों करना चाहेंगे? तो मुझे ये तशवीश होती है जब मैं ये सोचता हूं कि यार अब हुकूमत को क्या खतरा है, जब ट्रंप फैक्टर भी चला गया, अदलिया भी चली गई, अब मजीद क्या सिक्योर कर रहे हैं अपने आप को? तो मुझे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि देखें हमें तो फिर ये बताया एटलीस्ट ये गया था ना, अब वो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बताया गया था कि अब ये निजाम जो है एक मुस्तहकम हो गया है, अब हमारी तवज्जो होगी गवर्नेंस पे होगी, मईशत पे होगी। लेकिन फिर आपको एक तरमीम नजर आती है एक साल बाद जिसमें आप अपने आप को मजीद सिक्योर करते हैं, तो फिर आपको ये शायद फील होना शुरू होता है कि क्या जो दूसरे प्रोमिसेस थे वो उस तरीके से आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जो जिसकी वजह से हुकूमत को अपने आप को मजीद सिक्योर करने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि आपको याद होगा पीटीआई के दौर में कुछ वज़रा ये कहते थे कि पहला जब एक साल जाया हो गया और माशी तौर पे हम कुछ कर नहीं सके, अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सके, तो अब हमने अपने अवाम को, अपने वोटर को यही बेचना है कि हमने फलां को पकड़ लिया, वो करप्ट था, इसको पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया, ताकि आप अपने वोटर को ये तो बता सकें कि चले माशी एजेंडा तो पूरा नहीं हुआ लेकिन सियासी एजेंडा हम पूरा कर रहे हैं। तो अब जब हुकूमत एक के बाद एक तरमीम ला रही है और बार बार आप ये अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, तो मेरी इनसिक्योरिटी उससे बढ़ती है कि क्या बाकी काम जो आपने करने का कहा था कि अब हम उन पे तवज्जो देंगे, लोअर जुडिशरी को बेहतर करेंगे, अवाम को सस्ता इंसाफ देंगे, हम मईशत को बेहतर करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को लेकर आएंगे, क्या वो सब काम नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आप दोबारा एक अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करें? मुझे इससे थोड़ी सी परेशानी होती है। बिल्कुल ठीक, और आपने बड़ी मोहतात और अच्छे अल्फाज का चुनाव किया। हमारी इज्तिमाई सेहत के लिए भी वो ज़रूरी है कि हम ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल करें। मैं क्लासा साहब आपके पास भी आना चाहूँगा। हो गई है। हाँ, प्रैक्टिस हो गई है, अच्छी बात। ज़रा मैं इसको ऊपर ज़रा मजीद हम इस सिलसिले को खोलते हैं। कोई मीडिया के अंदर जो एक पोलराइजेशन है या जो इस वक्त लड़ाइयाँ हैं या सब कुछ, उस पर भी बात करते हैं। जो कुछ एपिसोड्स हरासमेंट के हैं हम उस पर भी बात करना चाहेंगे, और जो डिबेट है कि जी इस सब के साथ हुकूमती रिट या हुकूमत, सिविलियन हुकूमत की जो ताकत है वो मजीद सुखड़ती जा रही है। क्लासा साहब, हमने जो इस वक्त अदलिया के साथ जो 27वीं तरमीम हुई, मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया, इस पर बहुत से लोग मुझसे नाराज़ भी हैं कि मैंने कहा जी जजशिप को आपने सर्विस ऑफ पाकिस्तान बना दिया, यानी सरकारी नौकरी ही बना दी है बिल्कुल। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि चलिए अब ये हो तो गया है, इस पे मजबूती के बावजूद इतना कुछ रोज़ हर तरमीम के साथ इंसुलेशन ये निज़ाम खुद को दे रहा है, उसकी पता नहीं वजह। शहजाद साहब ने भी कहा कि उन्हें परेशानी होती है, तो यकीनी तौर पर ये परेशानी आपको भी होती होगी, बल्कि हमसे ज़्यादा होती होगी। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इसके बाद स्टेज क्या है? हमने माजी में वकला तहरीक देखी है, अभी मंसूर अली शाह साहब बताया जाता है वकला से उनकी इंटरेक्शन होगा और पता नहीं कोई तहरीक निकलेगी। दूसरी जानिब हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जो वहाँ के दोस्त फरमा रहे हैं, उनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो अब भी आज भी कुछ फरमा रहे थे। मैं चाहता हूँ ज़रा वो भी आप सुन लें। अदलिया का सुतून गिर चुका है, उसका इस्तेकलाल खत्म हो चुका हुआ है। मुकदमा जो कानून साज इदारा है वो किस तरह से कमजोर और बिका हुआ है। ये गुलाम जंजीरों में हवा हवस की, ख्वाहिशात नफसानी की और इक़्तिदार की भूख की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और डंडे से इनको हाँका जा रहा है, और जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब ये सारे कह रहे हैं कि नहीं बस अब वक्त है कि निकलिए घरों से बाहर और पता नहीं ये कर लें वो कर लें। तो ये एपिसोड्स तो हमने माजी में भी देखे हैं। क्लासा साहब, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया शहजाद इकबाल साहब ने कि एक चिंगारी होती है जिससे फिर मामला कहीं से कहीं निकल जाती है। यहाँ वो चिंगारी की प्रैक्टिस हुई भी है माजी में, लेकिन उसका कोई डिविडेंट निकला नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन तरामीम के बाद और जिस तरह जो बढ़ता हुआ तासुर है कि हुकूमत ने तो हर चीज़ अपने पास कंट्रोल कर ली है, क्या आपको लगता है कि कोई वकला तहरीक, कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट निकल सकती है या कोई उसकी गुंजाइश नहीं है? बड़ा आपका एक खूबसूरत सवाल है और इस पे वाकई इस पे बहस होनी चाहिए, बात होनी। इसको मैं दो तरीकों से मैं इसको देखना चाहूंगा, एक वकला तहरीक के हवाले से, दूसरा ये हुकूमत की खुशी के हवाले से। हुकूमत उनको लगता है कि नो वी आर इन फुल कमांड, बस कोई बच तो नहीं गया, जैसे खान साहब ने कभी कहा था ना, कोई बच तो नहीं गया जनरल में फटा ना किया हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे, या किसी को जेल में न डालो। तो सेम इनका भी ये एटीट्यूड है कि कोई बच तो नहीं गया यार, जैशान कोई ग्रुप, कोई सिविल सोसाइटी, कोई अदलिया, कोई मीडिया, कोई हमारा अपोनेंट जिसको हमने
हमने टाइट करके सीधा ना कर दिया विद द बैरल ऑफ द गन, मतलब इस तरह का उनका भी एटीट्यूड है। अब दो चीजें, जनरल जिया साहब का जब असेंबली आई थी 85 में, उससे ज्यादा सख्त तो कोई मार्शल नहीं था ना। भुट्टो साहब को फांसी लग गई, कोड़े लग रहे हैं पीपल्स पार्टी वालों को, जेलों में है, तितर बितर को सोच नहीं सकता था कि अगेन पाकिस्तान भी जनरल जिया के बगैर हो सकता है। 1985 की असेंबली को जहन में लाए, उस वक्त ये गैर जमाती असेंबली थी, कोई अपोजिशन नहीं थी, सारे बराबर थे, कोई पार्टी नहीं थी, कोई बड़ा हैवी वेट अंदर मौजूद ही नहीं था। इसके बावजूद जब जनरल जिया ने, उन्होंने ख्वाजा सफदर साहब को कौमी असेंबली का उन्होंने स्पीकर बनाया। अब जनरल जिया के नॉमिनी अंदाजा करें कि ये हमारे स्पीकर होंगे। इसके बावजूद चंद वहां से एमएनए खड़े हुए, अनवर अजीज चौधरी साहब थे कोई, उसके बाद ये उसमें सैफुल्ला साहब थे रहीम यार खान साइड से, और 3-4 डॉक्टर शरफ गन वगैरह, मेरा ख्याल ये भी कुछ लोग थे। ये मिल के इन्होंने पोजीशन खड़ी की और अल्टीमेटली इन्होंने उनके जनरल जिया के उम्मीदवार को हरा के फखर इमाम को स्पीकर बनवा लिया। याद है आपको सर? जी जी जी। मतलब कुछ सोच सकता था कि वहां पे जनरल जिया का या जुनेजो साहब का जो स्पीकर है वो हार जाएगा और अपोजिशन के 5-6 अननोन से लोग आएंगे और अपना स्पीकर बनवा लेंगे। ये मिसाल देने का क्या मकसद है मेरा, कि अब्सोल्यूट पावर जितनी होती है उतना आपको वीक कर देती है, स्पेस खाली नहीं रहती। दैट्स ए नेचुरल प्रोसेस। हर मतलब दिन के अगेंस्ट रात है, मतलब काला है तो नीला है तो पीला, अपोजिट में चीजें चलती हैं। ये कभी हो भी नहीं सकता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अगेंस्ट अपोजिशन नहीं, अपोजिशन होगी, गैप आएगा तो कोई ना कोई उसको फिल करेगा। यही आपको याद होगा जनाब मुशर्रफ समझते थे कि मैं ऑल पावरफुल हूं, मैं इनको बुलाऊंगा ये इस्तीफा दे देंगे। किसी ने सोचा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब डट जाएंगे और तरीक चल गई। सो अगर ये समझ रहे हैं कि जनाब कि हमने जजेस को भी दबा लिया, तरमीम ले, अब मतलब गलिया हो गया सुनिया तो विच असि मिर्जा यार वर्गे फिरांगे, तो मेरा ख्याल है दे आर टेरिबली रॉन्ग। ये स्पेस जब क्रिएट होती है, अपोजिशन ऑटोमेटिक इसी बेंच में से निकल सकती है। जनरल जिया साहब जो थे उनको भुट्टो साहब ने लगाया था, बड़े ओबीडियंट थे, देन व्हाट हैपेंड। नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जनाब मुशर्रफ को लगाया था, वी ऑल नो कि व्हाट हैपेंड। सो अगर आपने जुडिशरी में, अच्छा ऐसे चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी को किसने लगाया था? इफ्तिखार चौधरी साहब को आज तक भी कहते हैं कि उन्होंने चौधरी ने और साहब की सिफारिश थी मुशर्रफ साहब को, और बाद में वो उनसे शिकायत भी करते। उसी ही उसको मैंने अदालत में देखा हुआ, जब मुने सलाई पे केस आया था पंजाब में, वजीर आला थे वही चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो सामने बैठे थे उन्हीं की अदालत में, ये इफ्तिखार चौधरी साहब की, और झड़पे और उनसे ये झाड़े खा रहे थे। मैं विटनेस हूं जब उनके अगर मुनिस का मसला आया था, जिसने जाके चीफ जस्टिस लगवाया था मुशर्रफ को सिफारिशें करके, वो वहां पे बैठे झड़के खा रहा था अपने भतीजे के लिए, भांजे के लिए, जिसके लिए इंसाफ लेने आया थी। मैंने देखा हुआ अपनी आंखों से। अच्छा सेम हैपेंड इन, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब खड़े हो गए तो मुशर्रफ के अगेंस्ट। सो ये कह देना कि हमने लगा दिया, अपना ही बंदा है, अपना जज, अपना सहाफी, अपना एंकर, अपना कालम निगार और अपना टीवी और अपना मालिक, हम सब है। मेरा ख्याल है नेचर कुदरत इस तरीके से नहीं चलती। जो आपके अपने लोग हूं, जनरल जिया हूं, जनरल मुशर्रफ हूं, इफ्तिखार चौधरी हूं, दे कैन स्टैंड इन रिवोल्ट एट एनी टाइम। मतलब ये आपसे आप तवक्को रख सकते हैं किसी स्टेज पे, ये जुडिशरी भी फैसला तो दे सकते हैं, आप उनको फैसलों से तो नहीं रोक सकते ना, आपने जज लगाया है ना, तो फैसला तो कोई भी जज दे सकते किसी वक्त भी। और बकौल मरियम साहबा के जी उस वक्त जमीर नहीं जाके, हो सकते हैं इनमें से किसी का जमीर, मतलब आप कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी हो सकता है, हो हमेशा होता है। दैट्स लॉ ऑफ द नेचर। ये आपका मेरा नहीं है, लॉ ऑफ द नेचर। 3-4 मिसालें मैंने आपको दे दी, मैं और भी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, एक साइड पे कर लें। बिल्कुल। अब थोड़ा आते हैं अदलिया की साइड पे, चिंगारी जिसकी बात अब शहजाद कर रहे, चिंगारी आपसे मैं एग्री करता हूँ, 2006-7 में जल जला के फट चुकी है, उसमें बारूद वगैरह नहीं बच गया। और बारूद ना बचाने वाले कौन थे आपको मैं याद दिलवाऊं, यहाँ पे इन्होंने एतजाज हसन साहब ने तकरीर की थी सेनेट में 2015, वो तकरीर सुनने वाली है, आपको दोस्तों को सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि मुझे ये इफ्तिखार चौधरी ने बड़ा मजूस किया है, मैं बड़ा शदीद मजूस हुआ हूँ, हमें लेट डाउन किया गया। अब ये वो एतजाज साहब हैं जो कहते थे रियासत होगी माँ जैसी, बच्चे मारे गए, यहाँ पे लोग मारे गए, यहाँ पे लोग जेलों में गए, बहुत धमाके हुए, ब्लास्ट हुए, पिंडी में हुआ था, मुझे सारी इस्लामाबाद की कचहरी में हुआ, लोग मारे गए इफ्तिखार चौधरी साहब के रोमांस में। उसमें से क्या निकला? उसमें से अरसलान चौधरी निकला नंबर 1। और एतजाज साहब ने पता क्या इंकशाफ किया था? उन्होंने फरमाया था ये जो आजकल ये जा रहे हैं ना बकुला के बड़े सुरखेल जाके नई कैंपेन शुरू करेंगे, मैं तो उस दिन मैंने फातिहा पढ़ ली थी, मैं भी ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है इस मुल्क में यार। एतजाज साहब कहते हैं कि जनाब के जिन लोगों ने यहाँ पे अदलिया तहरीक को लीड किया था उन्होंने अरबों रुपए कमाए, अल्फाज मैं आपको क्लिप भेजता हूं मैं अभी, अरबों रुपए कमाए और बड़े बड़े ब्रीफ केस लिए उन जजेस के सामने पेश होते थे जिनको रिस्टोर करवाया और इन्हीं के हक में फैसले होते थे। हर कोई उन्हीं को वकील करता था कि क्योंकि इन्होंने बहाल करवाया हुआ है, इनकी उन पे फेवर है, और वो बेंच में जो जज बैठे हुए हैं वो इनके ये हक में फैसला करेंगे। कहते मेरे पास आते थे, कराची से आते थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, हफीज पीरजादा साहब को तो उनको एस एम जफर साहब को उनको हमने वकील किया है, उनके साथ हम आपको करना चाहते हैं, और ब्रीफ केस भर के आते थे, ब्लैंक चेक देते थे। मेरे वकील दोस्त मुझे कहते थे कि यार तू केस ले लेना, तो दरमियान में हमें भी कमीशन कट मिल जाएगा। मुझे तो पहली दफा मिला कि वकील भी एक दूसरे को केस देने की एक कट लेते हैं, कमीशन लेते हैं।
एतजाज ने कहा कि मेरे सब साथियों ने जिन्होंने यहाँ पे बहाल करवाया था, मैं अरबपति नहीं बना, मैं पेश नहीं हुआ, बाकी सब ने पेशियां ली और अरबों रुपए उन्होंने कमाए। अगर आपने जजेस, और आजकल वो मौजूद हैं सारे, और एतजाज साहब में इतनी अखलाक की जरूरत नहीं है कि वो बैठ के उनके नाम बताएं इस कौम पर मुल्क के कौन कौन लोग थे जिनका उनके ख्याल अरबों रुपए लिए, तो वो नाम नहीं लेंगे। वैसे वो सारा में भाषण देंगे, कानून पे, आइन पे, रियासत में सारी समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। आप मुझे बताएं, जिस अदलिया को आपने, आपके लोगों ने खून दे के, लहू दे के, लड़ के, झगड़ के आपको वापस करवाया, लेकर आए, उनके बारे में ये एतजाज साहब कह रहे हैं कि एक के बेटे ने वहां पे जाके, तो फिर इसका मतलब है कि कोई तहरीक शीख तो हमें नजर नहीं आ रही सर, कोई तहरीक शीख तो हमें नजर नहीं आ रही, जो अभी आपने तो हिस्टोरिक फैक्ट्स बताए ना। अगर अब भी आती है और कोई निकलते हैं, पहले तो इनसे हिसाब लेना चाहिए ना कि कौन कौन से वकील थे जिन्होंने अरबों रुपए कमाए। एब्सोल्युटली, बट सर वो तो डकार डुकोर गए ना, वो मेरे आपके कहने से थोड़ी हमें हिसाब देंगे। भाई बात आपने ठीक की है और ये सब कुछ हुआ है, मैं बहुत से ऐसे, इसके बाद इन पे कौन एतबार करे? नहीं, ये तो बिजनेसमैन है, इट्स बिजनेस, अपनी मर्जी का जज ले आओ, अपनी मर्जी का साफी ले आओ, अपनी मर्जी का अफसर ले आओ, मर्जी का अपना, बिल्कुल ठीक है, वटेवर जो भी ले आओ, मुझे कर लो, आपको कर लो, शहजाद को कर लो, अपनी मर्जी का रिजल्ट ले लो। आप तो बिजनेसमैन है, ये अदलिया कहां से आ गई, जजेस कहां से आ गए, वकील कहां से आ गए? बिल्कुल ठीक है। आपने जाके पैसा बनाना है, जिनको बहाल आपने करवाया है एहतजाज के बगौर, उन्हीं के सामने केसेस करके अरबों रुपए आपने कमाए हैं, तो देन इट्स अ बिजनेस, इट्स अ डैम बिजनेस। एब्सोल्युटली। फिर कहां से ठीक, कहां से जज, फिर कहां से इंसाफ हुआ? ठीक, शहजाद साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये सियासी तहरीक, अब आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के साथ हालात बहुत सावर है, मतलब कोई अच्छे हालात नहीं, को 5 आई बिलीव 6 अटेम्प्ट्स कर चुके हैं अफरीदी साहब मिलने की, खान साहब से नहीं हो रही, और बड़ा वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। उन्होंने 8 टू सिविल पार वाला मामला उठाया हुआ है अफरीदी साहब ने। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस जजेस इस्तीफा 2 दे चुके लाहौर हाईकोर्ट, और बहुत से वकला से जिनसे मैं बात की, आपकी भी होती है, कहते यार कोई फर्क नहीं पड़ता, नए जज तैयार है, एलिवेशन हो रही है, कोई आपको क्यों लगता है कि कोई तहरीक आने वाली है? तो हम तो, हमारे जैसे लोग तो कहते हैं हम तो सर सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आपको कुछ महसूस हो रहा है या कुछ भी नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हालात ऐसे हैं कि इस वक्त कोई सियासी मूवमेंट होगी या फिर कोई जुडिशियल मूवमेंट हो सकती है। इस तरह के हालात नहीं नजर आ रहे हैं। हालात अभी लोगों के लिए कठिन है। आपने देखा है कि बहुत सारे पीटीआई के वर्कर्स जिन्होंने एहतजाज किया, उनको सजाएं हुई, उनके पूरे पूरे करियर्स खराब हुए, और पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी रही, पार्टी की लीडरशिप उनके साथ नहीं खड़ी हुई। अभी भी पार्टी के रहनुमा बताते हैं, हम जेल जाते हैं, वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए होते हैं, उनके पास वकील तक करने के पैसे नहीं होते। तो मेरे ख्याल से इस चीज ने भी लोगों को थका भी दिया है, थोड़ा सा डिस्करेज भी किया है, और हालात काफी इस वक्त सख्त हैं। तो मुझे नहीं लगता वो होगा। जुडिशियल मूवमेंट के हवाले से भी मैंने जिन लोगों से बात की है, जो जुडिशरी से ताल्लुक है, बार्स में होते हैं, उनको भी कोई ऐसी सिचुएशन इस फिलहाल नजर नहीं आ रही। और ये बिल्कुल ठीक बात है, 2007 में जो मूवमेंट थी, जुडिशियल मूवमेंट, कॉज तो वो बिल्कुल ठीक था कि एक चीफ जस्टिस को आपने निकाल दिया, घर भेज दिया, तो उसके हक में आप मूवमेंट निकालें और उसको बहाल करें। लेकिन जिस तरीके से बाद नजर में हम देखते हैं कि जो किस्से कहानियां सामने आई, कि उस वक्त के जो डीजे आए थे कियानी साहब, वो उसमें बड़ा एक अहम रोल था, और अगर वो रोल ना प्ले करते तो शायद ये कामयाबी ना होती। तो अगर इस तरह की कोई आपने मैन्युफैक्चर्ड किस्म की मूवमेंट चलानी है, तो उसका तो अल्टीमेटली कोई फायदा भी नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। आपने देखा कि फिर जुडिशरी भी एक मॉन्स्टर बन के सामने आई ना। इफ्तिखार चौधरी साहब ने फिर क्या नहीं किया अपने दौर में, उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया था। वो खुद अपने में एक जो है वो डेमी गॉड बन गए थे। तो मेरे ख्याल से, और 19वीं तरमीम की कैसे हम भूल सकते हैं कि जब 18वीं तरमीम पास हो गई, उसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट थी कि किस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी 18वीं तरमीम को मैं फारिग कर दूंगा, 19वीं तरमीम लेकर आए और इस शिक को कम से कम ठीक करें। तो यानी कि आपने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे दिए थे। और ये इस मुल्क का मसला रहा है, चाहे किसी भी इदारे में हो या सियासत में हो, कि आप समझ लेते हैं कि एक शख्स आएगा वो पूरे निजाम को ठीक कर देगा। इफ्तिखार चौधरी से भी ये उम्मीदें थी, लेकिन वो इदारा ठीक नहीं हुआ, उससे बहुत गड़बड़ पैदा हुई। सुमोटो के जो है आपने देखा कि किस तरीके से इख्तियारात को इस्तेमाल किया गया, तो फायदा तो नहीं हुआ। तो इस तरह की अगर कोई मैन्युफैक्चर्ड मूवमेंट चलनी भी है तो वो ना ही चले तो बेहतर है, उससे कोई फायदा नहीं होना। शहजाद साहब आप जरा इस बात पर आ जाइए। मैं अभी रिसेंटली हमारे बहुत ही बेहतरीन कुलीग जनाब शाहजेब खानजादा, उनके साथ ऑब्वियसली हम सब भी कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप फैमिलीज के साथ बाहर आना जाना। अब शाहजेब का कॉन्डक्ट बड़ा ग्रेसफुल था, ऑब्वियसली आप अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस को, लेकिन ये जो तूफान बदतमीजी है, ये जो सिलसिला चल पड़ा है, अब इसके बारे में और बहुत से हमारे कुलीग्स हैं जो इसको कंप्लेंट करते हैं कि जी ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, गंदी चीज़ें एसोसिएट कर दी जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, एआई इमेजेस बना दी जाती हैं, आवाज़ें बना दी जाती हैं। ये जो एक ट्रेंड है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक सिर्फ ये कि सियासी अदम बर्दाश्त है, या ये डिवीजन इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब तो आपने रिसेंटली देखा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि
अंसार भाई साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल शख्सियत है, किसी के आइडियाज से या किसी के ओपिनियन से इख्तलाफ एक और चीज़ है, लेकिन अगर खबर है, फैक्ट्स हैं और खबर किसी के लिए अच्छी या बुरी हो सकती है, उस पर इतनी नफरत जनरेट होती है फ्रॉम विद इन, यानी कि सहाफ़ी बरादरी के अंदर से, ये बड़ी अपसेटिंग सी बात है। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? जी मुनीब, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये क्लियर टर्म्स में हरासमेंट है। अभी आपने एआई का भी जिक्र किया, शाहजेब के साथ कल बेनजीर शाह जो जियो में होती है, उनके साथ आपने देखा कि किस तरीके की हरासमेंट की गई। सोशल मीडिया पे उनकी फेक वीडियो डालकर जो है उसको वायरल किया गया और उस पर भी अताउल्लाह तारा साहब ने कहा कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो कोई अकाउंट था जिसको शायद अताउल्लाह तारा साहब भी फॉलो कर रहे थे, तो यही बजाहिर कहा जा रहा है कि वो नून लीग का फॉलोअर है। दूसरी तरफ आपने देखा कि एक पीटीआई के फॉलोअर है, उन्होंने भी फिजिकल हरासमेंट है ना ये, कि जब आप किसी के एक वीक मोमेंट पे, जब आप फैमिली के साथ होते हैं, कहीं शॉपिंग कर रहे होते हैं, दैट इज योर वीक मोमेंट, वहां पे आके आप धावा बोले, बदतमीजी करें, तूफाने बदतमीजी करें, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसका कोई जवाब नहीं है, लिटरली कोई जवाब नहीं है। आप किसी शो को जवाब बना के ये नहीं कर सकते। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि शाहजेब ने मुझसे ये 2-3 दिन पहले इसका जिक्र किया था कि इंसिडेंट हुआ है कनाडा में, और स्टार्ट ऐसे हुआ था, एक खातून उसके ऊपर आई, उन्होंने कुछ कहा कि आपके प्रोग्राम में ऐसा हो गया था, ये हो गया था। शाहजेब वांटेड टू एंगेज वेरी पोलाइटली, वो उनसे एंगेज बात करने के लिए जा रहे थे। इन द मीन टाइम उन्होंने देखा कि कैमरा, उनके हस्बैंड कैमरा लेके वीडियो बना रहे हैं, तो शाहजेब ने पोलाइटली कहा कि आप कैमरा बंद कर दें, उसके अलावा जो भी बात करनी है कर लें। तो वहां से उन्होंने गाली गलौज, बदतमीजी, तूफाने बदतमीजी वहां पे शुरू कर दी। इट इज हरासमेंट। और मैं आपको ये भी बताऊं, उसने इससे ज्यादा बदतमीजी की थी, लेकिन उन्होंने जो क्लिप डाला है वो एडिटेड है। शायद उनको भी हो रहा होगा कि पूरा जो मैंने बदतमीजी की वो मैं डाल दूंगा, तो मेरे खिलाफ जितना इस वक्त शोर मच रहा है उनके खिलाफ, उससे ज्यादा वो शोर मचता। तो उन्होंने भी बड़ी बड़ी चालाकी की है ना। अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं होती इन लोगों में। अगर आपको आर्ग्यूमेंट करनी है, डिस्कशन करनी है और आपका एक नुक्ता नजर है, आप फेस टू फेस करें ना, अपनी शक्ल तो दिखाएं ना, इतनी हिम्मत तो क्रिएट करें आप। नहीं, लेकिन आप में नहीं होती। तो देखें, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिलसिला शुरू हो गया है। आपने भी अभी देखा होगा उस प्रोग्राम के हवाले से, जो जिन्होंने प्रोग्राम देखा है ना मुनीब, ये मसला है हमारे यहाँ। एक आप देख लेते हैं कि प्रोग्राम पे चल क्या रहा है, मैं उसकी आपको एक रीसेंट मिसाल भी देता हूं, और आप उस पर जो है गाली शुरू कर देते हैं। जब एक होता है प्रोग्राम में, आपने रिपोर्ट किया कि अदालत में क्या हुआ, ठीक है, अब उस पर बहस कर सकते हैं कितनी डिटेल में क्या, कितनी नहीं किया। एक आपका ओपिनियन है, वो सारे केस में, इद्दत के केस में, चाहे शाहजेब का ओपिनियन हो, मेरा हो, इवन आपका ओपिनियन या क्लासरा साहब का, वो कैसे उसके हक में हो सकता है? सबने कंडेम किया, बल्कि सबने कहा कि उसकी वजह से आपने पीटीआई को इलेक्शन हैंड ओवर कर दिया था आखिरी हफ्ते में। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, और सिर्फ अगर प्रोग्राम करने की बात है तो शहबाज गिल साहब जो इस वक्त बड़े एक्टिव हुए, उन्होंने खुद इद्दत केस पे प्रोग्राम किया है। तो फिर क्या उनके ऊपर भी ये लानतान होनी चाहिए? नहीं, आप कंटेंट तो देखें कि क्या किसी चीज की आप हिमायत करें या उसके खिलाफ करें। अभी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पे मुनीब, मैंने उस दिन लिया हुआ था इमरान इस्माइल साहब को, क्योंकि इमरान खान के पुराने साथी हैं। मैंने उनसे पूछा कि इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में ये चीजें लिखी हुई हैं, क्या ये दुरुस्त है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कभी जादू वाला इल्म होते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि बुशा बीबी जो है वो एजेंसी से कनेक्टेड थी। उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अच्छा, टुवर्ड द एंड क्लास साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए, ये जो अभी शहजाद साहब ने बात की है, ये जो एक नफरत का सा माहौल है जो हमारी अपनी बरादरी में ये चीज़ शुरू हो गई है, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? इनटॉलरेंस है या हम एक दूसरे के ओपिनियंस की भी रिस्पेक्ट अब नहीं करते? मेरी सारी वो सिंपथीज ऑफ कोर्स शाहजेब के साथ हैं, फैमिली के साथ है। मतलब वो अपनी जगह पे सारी बातें हैं, वी ऑल स्टैंड विद हिम। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे आप दोस्तों से, जो भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं जब आप जर्नलिस्ट बनते हैं तो डे वन से आपको तैयार रहना चाहिए। यू विल फेस ऑल दीज काइंड ऑफ हैरासमेंट, यू विल फेस द थ्रेट्स, यू विल फेस बुलिंग, यू विल फेस अब्यूजेस। वी आर नॉट एंटरटेनर्स, ये ज़हन में रखें। हम कोई या कॉमेडी करने नहीं बैठे, हम यहाँ गाने गाने नहीं बैठे, थिएटर करने नहीं बैठे कि लोग अम्यूज होंगे, हमें तालियां बजाएंगे और हमें वो अप्रिशिएट। दे वोंट डू दैट। हमने यहाँ पे पावरफुल ये पॉलिटिकल एलीट को, वो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, हमने उसको एक्सपोज करना है। बड़े बड़े लोगों की हमने कहानियां लानी है, लोग जिनको बुद्ध समझते हैं, जिनको देवता समझते हैं, जिनको भगवान समझते हैं, जिनको पूछते हैं, हमने उनको एक्सपोज करना है। दैट्स आवर बिजनेस, दैट्स आवर वर्क, ये हमने करना है। हम अगर इस तरीके से आएंगे कि हमें यहाँ पे उन्होंने इज्जत देनी है और हमें उन्होंने अपने सरों पे बिठाना है, तो मैं कम अज कम, मैंने कभी इस बात ना तवक्को की है, ना मैंने कभी गिले की है, ना मैं कभी इस पे गिला मैं करूंगा। रीजन सुन लें आप ये बताएं, ट्रंप साहब ने जो वहां पे मीडिया के साथ हशर किया हुआ है, उन्होंने कई दफा उठा के अपने नापसंदीदा जो उनके एंकर्स थे, जर्नलिस्ट थे,
उनको उठवा के बैर फेंकवा दिया। कितनी दफा हुआ अमेरिका? अमेरिका तो हम समझते मदर ऑफ ऑल या डेमोक्रेसी है ना, बिल्कुल। वहां पे तो बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। जो इस वक्त उनकी न्यूयॉर्क टाइम्स की या वाशिंगटन पोस्ट के साथ, CNN के साथ लड़ाई चल रही है, जिसको फेक मीडिया और रोजाना वो उसके अभी उनके स्पोक्स पर्सन ने उस दिन पिछले दिनों क्या कहा है उनको, आपने सुन लिया था, उनका मजाक उड़ाया उन्होंने, अच्छी खासी इंसल्ट की। हमारे यहाँ जो हम थोड़े से छुई मुई से बन गए हैं, इस चीज से जितना बड़ा रिएक्शन हम दे रहे हैं ना इस वाक्य पे, मैं वाकई नहीं मुझसे छोटा भाई हमारा, हमारी सारी सिंपैथी है। आपने उस बंदे को, उस पार्टी की तवक्कुआत पे पूरे उतरे, दैट्स व्हाट दे वांटेड एंड ही हैज बिकम ए हीरो, वो हीरो बन गए। आपको ये ज़हनी तौर पर तैयार रखना। इसमें एक फर्क है ना जी। अच्छा चले जी शहजाद साहब, आप इफ यू वांट टू मेक अ पॉइंट, जी प्लीज। अच्छा, एक दो चीजें, सॉरी मेरा वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एक तो मैं ये कह रहा था कि इस पे फॉर फ्रंट पे आप देखें मदीना इंसिडेंट, एहसन इकबाल का, मरियम औरंगजेब साहब का लंदन में जो उनके साथ हुआ, ये आपको मेजॉरिटी केसेस में नजर आएंगे कि पीटीआई के हिमायती होंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी एक सियासत में, उनकी इस अप्रोच में जो लोगों को उन्होंने सिखाया है, जो पोलराइजेशन क्रिएट है, उनकी जिम्मेदारी उन पर सबसे ज्यादा आती है। अनफॉर्चुनेटली अब दूसरी जमातें जो है सोशल मीडिया की हद तक तो उनको फॉलो कर रही हैं, वो जैसे मैंने भी आपको बेनजीर शाह की जानकारी दी। दूसरा, क्लासरा साहब जो कह रहे हैं, ये हमारे साथ भी होता है। लोग आते हैं, आपके शो की बुराई करेंगे, आपके शो की अच्छाई करेंगे, बट व्हेन यू स्टार्ट फिल्मिंग समवन विदाउट देयर कंसेंट, और आप कहीं पे भरे बाजार में ऊंची ऊंची आवाज में बात करके उस शख्स की बेइज्जती करेंगे, तो वो हरासमेंट है। देखिए, अगर कोई नहीं चाहेगा ठीक बात है, आप फैमिली के साथ बैठे हो, कोई आए, आपसे बात करे, बिल्कुल ठीक है, ये पब्लिक लाइफ के प्रॉब्लम है। तो बट वी हैव टू कॉल इट आउट। पब्लिक लाइफ के अपने फायदे भी हैं और उससे ज्यादा नुकसानात हैं। दैट्स ये प्रॉब्लम है, हमें होगा, तमाम सिंपैथी हमारी उनके साथ है। ऑल वी कैन से इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब रऊफ लब का और शहजाद इकबाल साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज।